छोटा मेरा खेत, यह एक कविता है। इसके कवि उमा शंकर जोशी जी हैं। आरोह भाग 2 कक्षा 12 के पद्य खंड में ये संकलित है। उमा शंकर जोशी गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इन्होंने हिंदी में भी बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 1911 में गुजरात में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं विश्व शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा ये इनके एकांकी हैं। सापना भरा शहीद ये इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा इन्होंने उपन्यास और निबंध भी लिखे। 20वीं सदी के गुजराती कविता और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमा शंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का बहुत अच्छा ज्ञान था और संस्कृत साहित्य के कई प्रसिद्ध नाटकों को उन्होंने अलग अलग भाषाओं में लिखा है। छोटा मेरा खेत जैसा नाम वैसे ही छोटी सी कविता है और इस कविता में कवि ने किसान का कार्य और कवि का कार्य इनके बीच की समानता को बताया है। जिस प्रकार से किसान अपने चौकोर खेत में बीज बोता है और उसमें फसल उत्पन्न होती है और फसल उत्पन्न होने के बाद में, फसल पैदा होने के बाद में वो परहित में चली जाती है, ऐसा ही कार्य कवि का होता है। कोरे कागज़ पर कवि अपनी कल्पनाओं और अपनी भावनाओं से जो शब्द रखता है और वो कविताएं बनती हैं, रचनाएं बनती हैं और वो पल्लवित पुष्पित होती हैं, सरस होते हैं, तो लोकहित के लिए समर्पित हो जाती हैं। तो छोटा मेरा खेत कविता का सार इस प्रकार है। कविता में कवि ने रूपक के माध्यम से अपने कवि कर्म को कृषक के समान बताया है। किसान अपने खेत में बीज बोता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बनता है, फिर पुष्पित पल्लवित होकर जब परिपक्वता को प्राप्त होता है तब उसकी कटाई होती है। यह अन्न जनता का पेट भरता है। कवि कागज़ को अपना खेत मानता है। किसी क्षण आई भावात्मक आंधी। भावात्मक आंधी के लिए अंधड़ शब्द प्रयोग में लाया गया है इस कविता में। तो भावात्मक, अंधड़ का मतलब भावात्मक आंधी, वैसे सामान्य अर्थ धूल भरी आंधी होता है। और कविता जब रची जाती है तो इसकी पूर्व योजना नहीं होती है। ये तो एक लहर उठती है कवि के मन में और न जाने किस वक्त कौन सी बात हृदय में उत्पन्न होती है, कब अच्छी कविता बन जाती है। तो किसी क्षण आई भावात्मक आंधी में वह इस कागज़ पर बीज बोता है या बीजोपन करता है। कल्पना का आश्रय पाकर भाव विकसित होता है। महत्वपूर्ण पंक्ति है। कल्पना का आश्रय पाकर, यानी कवि के मन में उत्पन्न जो भाव होते हैं और भावों को कल्पनाओं का आश्रय मिल जाता है तो उनसे उनके भाव विकसित होते हैं। यही बीज का अंकुरण है। शब्दों के अंकुर निकलते ही कृति यानी रचना स्वरूप ग्रहण करने लगती है। इस अंकुरण से प्रस्फुटित हुई रचना में अलौकिक रस होता है जो अनंत काल तक पाठकों को मिलता है, अपने में डुबाए रखता है। कवि ऐसी खेती करता है जिसकी कविता का रस कभी समाप्त नहीं होता है। यानी कवि ये कहना चाहता है कि जैसे हम खेती करते हैं तो खेती में फसल की एक बार कटाई हो जाती है तो दोबारा से उसमें फसल बोई जाती है, मगर कवि की खेती इस प्रकार की है कि एक बार अच्छी रचना जब लिख दी जाती है तो अनंत काल तक कविता शाश्वत होती है, उसका आनंद लिया जा सकता है। एक अच्छी कविता जो होती है वो कालजयी होती है, वो समय की सीमा में नहीं बंधती है।
तो कविता इस प्रकार से है, जिसका भावार्थ पहले बता दिया गया है ताकि समझने में बहुत आसानी हो। छोटा मेरा खेत चौकोना। कवि कह रहा है कि किसान के खेत की तरह से मेरा कागज़ जो है ये भी मेरे लिए एक चौकोर खेत ही है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, कागज़ का एक पन्ना, एक पृष्ठ मेरा छोटा खेत है चार कोने वाला। कोई अंधड़ कहीं से आया। कोई अंधड़, अंधड़ का मतलब सामान्य अर्थ धूल भरी आंधी होती है, मगर अंधड़ का मतलब यहाँ पर मन में भावनाओं का गुब्बार है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बो गया। क्षण का बीज यानी कोई भावों की लहर आती है मन में, और उस अवसर पर, उस क्षण में एक कविता का बीज कवि के मन में गिरता है, और वही भाव, उन्हीं भावों को कल्पनाओं का जब आश्रय मिलता है, कल्पना रूपी जब रसायन से वह पल्वित होते हैं, तो एक कविता बन जाती है। कल्पना के रसायनों को पी, यानी कल्पना रूपी रसायनों को, रसायन का मतलब जैसे किसी बीज के लिए खाद और पानी होता है, वैसे ही भावों के लिए कल्पना जो उनकी रसायन का काम करती हैं। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष। निशेष कुछ बाकी ना रहे, और कल्पनाओं का बीज जिनको भावों को कल्पनाओं का आश्रय मिलता है, तो जिस प्रकार से बीज गल जाता है, पूरा अपने आप को खो देता है ज़मीन में, और उसके बदले में अंकुरित फूटते हैं, फिर वो पौधा बनता है, फिर उसको फसल तैयार होती है, उसके फल लगते हैं, पल्वित पुष्पित होता है। इसी प्रकार से कवि के जो शब्द हैं वो पल्वित पुष्पित होते हैं और एक कविता का रूप धारण करते हैं। बीज गला, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव, पल्लव यानी पत्ते, पुष्प का मतलब फूल होते हैं, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। और जिस प्रकार से कोई पौधा जिसके पत्ते और फूल लग जाते हैं, उसके बाद में उसके फल लगते हैं, तो जैसे वो नमित होता है, झुकता है, वो विनम्र हो जाता है, उसी प्रकार से कविता भी जब पल्वित और पुष्पित होती है तो नमित हो जाती है, एक विशेष, साधारण से विशेष बन जाती है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक। कविता के रस को अलौकिक रस कहा गया है। कविता कालजयी होती है। अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंत काल की। और इस प्रकार से कविता में अमृत धाराओं के समान जो कविता फूटती है, और कवि इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कविता की रूपाई जो भाव क्षण में मन में उत्पन्न होता है, और उसी भाव को कल्पनाओं के आश्रय से जब वो एक कविता बन जाती है, तो क्षण भर में जो रूपाई होती है उसकी कटाई अनंत काल तक होती है। यानी एक अच्छी कविता जो होती है वो अनंत काल के लिए होती है, वो समय सीमा में नहीं बंधती है। लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। और फसल को हम काटते हैं तो काटने के बाद में फसल एक बार समाप्त हो जाती है, दोबारा प्राप्त करने के लिए दोबारा बोना पड़ता है। मगर एक अच्छा साहित्य एक बार बो दिया जाता है, या एक अच्छे साहित्य की रचना एक बार होती है तो उसको अनंत काल तक पढ़ा जा सकता है। और ये सरस्वती की भंडार की बड़ी विचित्र बात है कि ज्ञान को जितना खर्च करते हैं, साहित्य को जितना पढ़ते हैं, उसमें कमी नहीं होती, उसमें समृद्धि होती है, उसमें वृद्धि होती है। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत। और रस का अक्षय पात्र कहा है कवि, कागज़ के पन्ने पर जो खेती होती है। अक्षय पात्र का मतलब ऐसा पात्र जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता है, जिसमें कभी रस की क्षय नहीं होता है। इसी प्रकार से कवि ने काव्य रचना को अक्षय पात्र के समान बताया है। कविता का सार, कठिन शब्द अंधड़ शब्द था, उसको आंधी का तेज झोंका कहा गया है, मगर अंधड़ एक मन में भावों के गुब्बार को कहा गया है। निशेष का मतलब पूरी तरह से होता है। नमित माने झुकना, विनम्र होना। अलौकिक दिव्य या अद्भुत होता है। अक्षय कभी नष्ट न होने वाला,
पात्र बर्तन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस छोटी सी कविता में कवि उमा शंकर जोशी ने कागज और खेत के बीच समानता दर्शाई है। दोनों में निर्माण कार्य होता है। कागज पर जो कविताएं लिखी जाती हैं और खेत में जो फसल होती है, दोनों ही परहित पोषण के लिए होती हैं। और खेत में बीज उगते हैं और कागज पर कल्पनाओं के आश्रय से भाव शब्द बनते हैं और उन्हीं से काव्य रचना होती है। पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार भी है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है और साम्य पूर्णता और प्रतीकात्मकता विशेष रूप में है। तो इस प्रकार से कवि ने ये बताया है इसमें कि अच्छा साहित्य कालजयी होता है।